आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं प्रश्नों की, जो भूगोल पर आधारित है, ज्योग्राफी पर आधारित प्रश्न है। पिछला फीडबैक बहुत अच्छा मिला है। साथियों के, मित्रों के, बहनों के, दोस्तों के, साथियों के फोन लगातार आए हैं कि जिस तरीके से आपने हिस्ट्री की महामैराथन क्लास प्रारंभ की है, ठीक उसी तरीके से आप ज्योग्राफी की भी महामैराथन क्लास प्रारंभ कीजिए, ताकि बहुत कम समय में ज्यादा प्रश्न कर सकें और पैट के एग्जाम में सफल हो सकें। उनकी बात को देखते हुए हमने पैट की सीरीज को आगे बढ़ा दिया है और 100% अगर आप इसे ग्रहण करते हैं, तल्लीनता से सुनते हैं, इसके नोट्स बना लेते हैं। इसके नोट्स भी मैं आपको वो कर देता हूँ, इसमें ग्रुप में डाल देता हूँ। कोई नोट्स बनाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, केवल वीडियो देखिए और इसके लिखे हुए को समझ लीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से मैंने बीएड का भी एक बनाया था, उसमें बहुत ही साथियों को फायदा हुआ और बहुत ही प्रसन्न, 90% प्रसन्न किए उन्होंने। इस आधार पर वो सिलेक्शन होने की संभावनाएं उनकी संपूर्ण बन गई हैं। आइए इसी सीरीज को बढ़ाते हैं और आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? उत्तर की ओर। इसमें आपको देखना है कि उत्तर की कौन सी, तो आपको उत्तर है सोन नदी। अब ये सोन नदी क्यों बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। कौन कौन सी और नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती हैं, इस पर आधारित भी प्रश्न हो सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में, ताकि यदि इस तरीके का कोई प्रश्न पूछा जाए तो हर हालत में आप करके आए। तो एक आपकी गोमती है, ये आपको याद रखना है, गोमती। एक आपकी घाघरा है, ये आपको याद रखना है, घाघरा। ये प्रश्न हो सकता है। आपकी गंडक भी है और आपकी कोसी भी है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना। अच्छा, प्रश्न आ जाए दक्षिण से उत्तर की ओर, तो क्या करेंगे? कौन सी नदियों को बताएंगे आप? दक्षिण से उत्तर की ओर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपकी यमुना है, यमुना। आपकी चंबल है, ये आपको याद रखना है। और आपकी सोन नदी है, जो अभी उत्तर में आपको दिखाया गया था, ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती? बहुत प्रश्न आता है इस पर। तो इसका सही उत्तर है, क्योंकि कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ गाद लेकर नहीं आती हैं। क्योंकि चट्टानों में चलती हैं, पत्थरों में चलती हैं, उनमें किसी भी प्रकार की गाद नहीं होती है, पानी बिल्कुल साफ होता है, इसलिए वो गाद लेकर नहीं आती। और जो नदियां गाद लेकर नहीं आती हैं, वो डेल्टा का भी निर्माण नहीं कर सकती। ये आपको ध्यान रखना है। तो और क्या हो सकता है? ऐसी कौन सी नदियां हैं? तो आपको बता देना है, नर्मदा है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, नर्मदा, नर्मदा नदी है। ये भी इसी तरीके की नदी है। ताप्ती है, ताप्ती, जिसे कहीं कहीं किताबों में तापी नदी भी लिखा आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये गाद का निर्माण नहीं करती हैं और अरब सागर में ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में, अगर अरब सागर में प्रवाहित हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में नहीं बहती है?
कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में नहीं बहती है? तो आपका उत्तर है मांडवी नदी। और मांडवी कहाँ की नदी है? गोवा की नदी है। अब इसमें नर्मदा है, ताप्ती है, दामोदर है। अब नर्मदा से संबंधित कई बार प्रश्न आए, तो नर्मदा से संबंधित अगर पूछा जाए, नर्मदा किस प्रदेश की नदी है? किस प्रदेश की? तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। यह आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका उत्तर होगा अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या होता है? ताप्ती कहाँ की है? अगर आपसे पूछा जाए कि ताप्ती नदी किस प्रदेश की है, तो ये भी आपकी मध्य प्रदेश की। ये ध्यान रखना है आपको, प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले से इसका उद्गम होता है? तो बैतूल जिले से होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बैतूल जिले से। अच्छा, महानदी आपको पता ही है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से संबंध रखती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशियाई नदी है। एशियाई नदी का नाम पूछा गया है, इसका उत्तर है आमूर। आमूर जो है वो एशियाई नदी है। और कौन कौन सी नदी है? अगर एशियाई नदी पूछी जाए तो ये कई बार प्रश्न आया इस तरीके से, तो आपका उत्तर होगा हांग हांग हो नदी है। और कौन सी है? एक आपकी सी क्यांग नदी है, सी क्यांग नदी है। और एक यांगटी सी क्यांग नदी है, यांगटी सी क्यांग नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आर्कटिक सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? ये तो चलो एशियाई नदी है। आर्कटिक सागर में अगर आपसे पूछा जाए, आर्कटिक सागर, तो आपका क्या उत्तर होगा? ये ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका जैसे लीना है, ये वाली लीना, और आपकी ओबे है, ये नदियां आर्कटिक सागर में हैं। ये वाली जो नदियां हैं, लीना, ओबे, एनएसी, ये आर्कटिक सागर में गिरने वाली नदियां हैं। आइए साथियों आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी सोन की, चंबल की, यमुना की, रिहंद की? आपका उत्तर होगा चंबल की। ये चंबल की है। अच्छा, चंबल की है। और कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो चंबल की सहायक नदी है? इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा एक तो चलो ये हो गई, क्षिप्रा है, तो आपका उत्तर होगा काली नदी है। काली नदी, जिसे शारदा नदी भी कहते हैं। सिंधु नदी, ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी, ये आपके है। और एक है पार्वती नदी, पार्वती नदी, ये आपको याद रखना है। और भी हैं जैसे कि आपकी, हाँ, एक बनास नदी भी, बनास नदी। ये नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये रिहंद नदी आई, ये वाली, ये रिहंद नदी है। ये आपकी सोन नदी है। ये क्या है? रिहंद किसकी है? ये भी पूछा जा सकता है कि रिहंद किसकी है, रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो आपका उत्तर होगा सोन की है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सोन किसकी सहायक नदी है, क्योंकि सोन भी तो नदी है किसी सहायक की, तो आपका उत्तर होगा गंगा की सहायक नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से नहीं होता है? मैदानी भागों से नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर है राप्ती। राप्ती का नहीं होता है, पांडव का होता है, गोमती का होता है, सई का होता है, राप्ती का नहीं होता है। अच्छा, और कौन सी हैं ऐसी?
नदियां जिनका उद्गम मैदानी भाग से ना होकर के आपका हिमालय से होता है, तो जैसे आपका सॉरी जैसे गंगा है आपकी, गंगोत्री से होता है इसका। यमुना है, यमुनोत्री से होता है इसका। आपकी शारदा है, जिसे काली नदी भी कहते हैं, इसका होता है। ये सब जैसे रामगंगा है, घाघरा है, जबकि हिमालय से होता है। और बाकी जो होती है जैसे आपकी ये है गोमती, गोमती है, पांडव है और सही है। ये नदियों का जो उद्गम होता है वो मैदानी भागों से होता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मकर और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदियों का जोड़ा है, कौन सी नदियां काटती हैं? आपका उत्तर होगा लिम्पोपो और कांगो। लिम्पोपो और कांगो काटती हैं। अच्छा, लिम्पोपो कहाँ की नदी है? इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि लिम्पोपो नदी कहाँ की है, तो आपका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका की। ये आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका की नदी है। हाँ, फिर कांगो भी पूछा जा सकता है कि कांगो कांगो कहाँ की नदी है, तो आपका उत्तर होगा कांगो, कांगो गणराज्य की है। कांगो गणराज्य में कई देश हैं, विस्तार से बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? किसका परिणाम है आपको ये बताना है, परिणाम किसका है? तो आपको ये सभी का है, भूकंप का भी है, अपर्दन का भी है, बलन का भी है। इनके कारण जो है, और ये भूकंप बलन अपर्दन किस कारण बनते हैं? तो ये बनते हैं, आपको आपका उत्तर होगा, ये होता है आंतरिक क्रियाओं द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, आंतरिक क्रियाओं द्वारा और बाहरी क्रियाओं द्वारा। बाहरी क्रियाओं द्वारा, ये आपको ध्यान देना है, इनसे होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है टेहरी बांध। अब टेहरी बांध है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? टेहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, ये प्रश्न आ सकता है। टेहरी बांध की ऊंचाई आपको बताना है 260, हाँ 260 मीटर की है, ये आपको ध्यान रखना है। और रिहंद बांध की कितनी है, अगर ये भी पूछा जाए कि रिहंद बांध की कितनी ऊंचाई है, क्योंकि प्रश्न कुछ भी हो सकता है, तो आपका उत्तर होगा 91 मीटर है। अगर सरदार सरोवर की पूछी जाए, जो गुजरात में है सरदार सरोवर बांध, ये कई बार पूछा गया, तो आपका उत्तर होगा 163 मीटर है। अच्छा, भांगड़ा की पूछी जाए कि भांगड़ा की कितनी ऊंचाई है, तो आपका उत्तर होगा 225 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण। ये कुछ झीलें दे रखी हैं और इन झीलों का मिलान, जैसे पुलिकट झील है। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। चिल्का झील कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। बुलर झील कहाँ है? कश्मीर में है। सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। ये आप मिला लीजिए, ये इसका सही है। अच्छा, झील की बात है, बहुत महत्वपूर्ण झील है जो कई बार आई है, बार बार आती है। मैंने एक बात बताया था आपको कि एक झील बार बार पूछी जा रही है कंपटीशन में, आप इसको ध्यान से देख। अष्टमुड़ी, ये कहाँ की है? आपका उत्तर होगा केरल की। ये पूछा जा, मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो बनाते समय, पढ़ाते समय, समझाते हुए बताया है कि अष्टमुड़ी का मतलब है जिसके 8 मुड़ी हो, 8 मुख हो, 8 उसके मुंह हो, 8 उसके दर्शन हो, उसको कहते हैं अष्टमुड़ी। आगे आपसे पेरियार झील पूछी जा सकती है। पेरियार नदी भी है और झील भी है। आपका उत्तर होगा केरल में। यह आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है
कि एक और है बेम्बानाद, बेम्बा नद भी कहते हैं उसे। ये कहाँ की झील है? आपका उत्तर होगा केरल में। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक झील है बहुत ही प्रसिद्ध, लोकटक झील। ये कहाँ की है? तो आपका उत्तर होगा मणिपुर में। अगर आपसे पूछा जाए फुलहर झील, कई बार आई है ये फुलहर झील, तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कोलेरू झील कहाँ की है, कोलेरू, तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत स्थित है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है, किसकी सीमा पर है? भारत और नेपाल की सीमा पर है। अच्छा, कंचनजंगा, कंचनजंगा की ऊंचाई पूछी जा सकती है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, यह आपको ध्यान रखना है। कई बार मैंने आपको बताया है, 8,586 है। वो क्या है? मीटर में। और ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, तीसरा, ये ध्यान रखना है, तीसरा विश्व का पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है। तो सबसे ऊंचा कौन सा है? सबसे ऊंचा, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको बता देना माउंट एवरेस्ट। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 8,848 मीटर है, ये प्रश्न हो सकता है। अच्छा, दूसरा कौन सा है, तो आपको बता देना अगर दूसरा पूछा जाए, गार्डविन ऑस्टिन, ये आपको ध्यान रखना है, गार्डविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 8,611 मीटर बता देना है। ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आइए साथियों, आगे देखते हैं। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है, नेपाल में उसे क्या कहा जाता है, ये इस बारे में पूछा गया है। तो सही उत्तर है इसका सागरमाथा कहा जाता है। और मैंने अभी आपको इसकी ऊंचाई बताई, 8,848 मीटर, ये आपकी है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में है? पंचमढ़ी किस में है? आपका उत्तर होगा सतपुड़ा में। अच्छा, ये प्रश्न बन सकते हैं। सतपुड़ा, अब आपसे प्रश्न होगा सतपुड़ा किस राज्य में है, तो आपका उत्तर आना चाहिए मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या पूछा जा सकता है? सतपुड़ा जो है कैसा पर्वत है, तो ये बिलौक पर्वत है, प्राचीन बिलौक पर्वत है, ये ध्यान रखना है आपको। ये आपको याद रखना है, इसी तरीके से डील करना है। अच्छा, पूछा जा सकता है कि इसकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है, क्योंकि बार बार आती है, धूपगढ़ उसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सतपुड़ा पर एक पठार है, उसका क्या नाम है, उस पठार का क्या नाम है, ये बात आ सकती है। तो उसे कहते हैं अमरकंटक का पठार, अमरकंटक का पठार। अमरकंटक के पठार से क्या होता है, वहां से नर्मदा का उद्गम होता है। नर्मदा एवं सोन नदियां जो हैं, उनका जो उद्गम होता है वो अमरकंटक पठार से होता है। ये आपको अमरकंटक पठार से लिखे देते हैं, अमरकंटक पठार से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा हिमनद अर्थात ग्लेशियर नहीं है, कौन सा नहीं है? सियाचिन भी है, इस्पार भी है, गंगोत्री भी है, बुग्याल नहीं है। तो बुग्याल क्या है, ये प्रश्न हो सकता है। बुग्याल है क्या? बुग्याल अगर ये ग्लेशियर नहीं है तो क्या है? बुग्याल एक घास है। और ये घास कहाँ पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड में। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से कवर करना है। आइए आगे देखते। अगला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मजे का प्रश्न है, और बड़ा ध्यान पूर्वक सुनना है।
क्योंकि बहुत ही बच्चे फेल होते हैं और इसलिए आपको मैं पास कराऊंगा। आइए देखते हैं भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ वन कौन सा है। वन का नाम है वन। अब आप वन देखना है। अब वन कैसे पहचानेंगे आप। वन है जैसे कटीले वन, वन है जैसे पर्वतीय वन, वन है जैसे मैंग्रोव वन। मगर आपका उत्तर कौन सा होगा। आपका उत्तर होगा मानसूनी वन। मानसूनी वन होगा। अच्छा, मानसूनी वन आता है। मानसूनी वन का आपसे दूसरा नाम पूछा जा सकता है, तो आपको बता देना है उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन बता देना। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय वन ये कहाँ पाए जाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको बता देना भारत के पूर्वी भागों में। भारत के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। पश्चिम घाटों में पाए जाते हैं, ऐसे मानो घाटों में, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में, या ऐसे कह सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। और पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं, 7-8 राज्य बता रखे हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, इसके अलावा भी आपका झारखंड में पाए जाते हैं, आपका छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको याद रखना है। ये आपसे है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, उड़ीसा राज्य में नंदन कानन किस लिए प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य का नाम है। और ये नंदन कानन है क्यों प्रसिद्ध, क्योंकि इसमें सफेद बाघ पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। मरुद्भिद, मरुद्भिद का मतलब है जो मरुस्थल में पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लिखने की जगह नहीं है मगर फिर भी बता देते हैं। इसका उत्तर तो आपका करील है। करील, सरसों नहीं है क्योंकि ये मरुभूमि में नहीं पाया जाता। अमरबेल नहीं है, मरुभूमि में नहीं पाया जाता। और कौन कौन से हैं, एक कैक्टस है, ये आपको ध्यान रखना है, कैक्टस। और कौन सा है आपका, बबूल है, बबूल। और कौन सा है, कीकर है, कीकर। कीकर, ये आपको ध्यान रखना है। आइए साथियों आगे देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बॉक्साइट खनन के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम का जो ऐश होता है उसको बॉक्साइट कहते हैं। और देखना है इसको कहाँ पाया जाता है, तो आपका इसका उत्तर होगा कालाहाड़ी। और कालाहाड़ी कहाँ है, कालाहाड़ी है आपका उड़ीसा में। अगर आपसे पूछा जाए कि कालाहाड़ी है कहाँ, तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में, आपको ध्यान रखना है। और क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, इसमें एक मलज खंड है, ये है मलज खंड। ये भी पूछा जा सकता है कि मलज खंड कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है। मलज खंड लिख देते हैं यहीं पर, मलज खंड ये कहाँ है। आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। अब ये आया आपका जाबर। तो जाबर किस लिए प्रसिद्ध है और जाबर कहाँ है, जाबर है आपके राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। और है किस लिए, जस्ते के लिए, जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। एक है आपका ये अनंतपुर। अनंतपुर पूछा जा सकता है कहाँ है, अनंतपुर।
तो आपका उत्तर होगा ये आंध्र प्रदेश में है। और ये है किस लिए? तो आपका उत्तर होगा सोना उत्पादन के लिए। सोना उत्पादन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्रामपुर विश्रामपुर कोयला क्षेत्र किस घाटी में स्थित है? विश्रामपुर कोयला क्षेत्र किस घाटी में? तो आपका उत्तर होगा महानदी घाटी में। महानदी घाटी में है। और अगला है घटशिला, मेसाबनी, राखा क्षेत्र किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। बाक्साइड आपको बता दिया कानाहाड़ी में है। कोयला भी आपको उड़ीसा छत्तीसगढ़ में है। चांदी आपकी मैक्सिको में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। मैक्सिको देश में और उड़ीसा प्रदेश में। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, अधिकतर चट्टानों में खनिज किस तत्व की बहुलता होती है? चट्टानों में और खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है, ये आपको बताना है। तो इसमें उत्तर है सिलिकॉन, जबकि सिलिकॉन से भी ज्यादा होती है। सिलिकॉन में जो होती है, अगर पूछा जाए, मैं यहीं पे आपको लिख के बता देता हूँ। सिलिकॉन सिलिकॉन में जो होती है वो होती है आपकी 27%, मगर उससे भी ज्यादा होता है आपका ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में कितनी होती है पूछा जाता है मिलाने के लिए, आपको बताना है 46%। एल्युमिनियम होता है एक आपकी, एल्यूमिनियम, ये ध्यान रखना है आपको। और ये कितनी होती है? कितनी होती है? 8% होती है, 8%। ये ध्यान रखना है आपको। हाँ। और आपको लोहा, लोहा से बनती है रेलगाड़ी, और भी चीजें बनती है। 5% होती है, 5%, ये समझने की बात है बेटा। हाँ, आगे देखना है। कैल्शियम कैल्शियम कितना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, होता है 3%। और सोडियम सोडियम तत्व कितना होता है? तो ये होता है आपका कितना, 2% होता है, 2%। आगे देखते हैं, आइएगा। आगे है आपका, भारत में कहाँ क्रमशः तांबा, स्वर्ण, लोहा, कोयला पाया जाता है? अभी आपको बताया है। तांबा पाया जाता है खेतड़ी में, स्वर्ण पाया जाता है कोलार में, कर्नाटक में कोलार की खान है। और लोहा पाया जाता है कुद्रेमुख में। और झरिया में कोयला पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे देखिए आप, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? आपको बताना है एल्युमिनियम पाई जाती है, एल्युमिनियम। धातुएं तो और भी पाई जाती है, जैसे तांबा भी पाया जाता है, चांदी भी पाई जाती है, मगर बात है सबसे प्रचुर मात्रा में, तो एल्युमिनियम पाई जाती है अधिक मात्रा में। आगे देखते हैं। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? 8वां देश की हो रही है, इसका मतलब ये है कि 8वें देश को बताना है आपको। तो 8वां देश का जो उत्तर है आपका वो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, या आपका ब्राजील? तो अर्जेंटीना आपका 8वां। अच्छा, अर्जेंटीना 8वां है, तो पहला कौन सा है? इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है आपसे। पहला कौन सा है? तो आप बताएंगे रूस है। अच्छा, फिर दूसरा कौन सा है? आप बताएंगे कनाडा है। अच्छा, तीसरा कौन सा है? आप बता देंगे अमेरिका है। इसी तरीके से पढ़ते जाना है आराम आराम से। फिर बताएंगे आप चीन, चीन का चौथा स्थान है। और ब्राजील का 5वां स्थान है, ब्राजील का 5वां स्थान है। ऑस्ट्रेलिया का 6ठा स्थान है, ये आपको याद रखना है, 6ठा स्थान। और 7वां स्थान आपका किसका है? भारत का। कई बार प्रश्न आता है कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, आप ही बताते हैं कि 7वां स्थान है। और अब आपको जो प्रश्न आया है अर्जेंटीना, तो ये 8वां है, ये ध्यान रखना है।
अच्छा 8वां है तो 9वां भी याद कर लो किसका है। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का 9वां है। अरे 9वां कर रहे तो 10वां भी याद कर ही लो, 10वां किसका है। तो आपका उत्तर होगा अल्जीरिया का। इसी तरीके से आपको मजे मजे में पढ़ते जाना है। आइए आगे देखते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। उत्तर है मखदूम। और मखदूम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में मखदूम किस जिले में है? तो आपका उत्तर होगा मखदूम जो है आपका मखदूम। मखदूम आपका उत्तर प्रदेश में है, मगर मथुरा में है। और मखदूम है क्या? मथुरा का एक गांव है, गांव, जिला नहीं है, तहसील नहीं है। ये आप ध्यान देंगे। ये इसका उत्तर है। आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कई बार आया, सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है? तो आपका होगा सबसे बड़ी भील है। सबसे बड़ी भील। अच्छा दूसरे नंबर की पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर कौन सही है? तो आपका उत्तर होगा गोंड। ये दूसरे नंबर की। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये आपकी मैंने भील पे निशान लगा देता हूं, ये है भील। आइए आगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह या पतन है? पूर्वी तट का। ये कई बार प्रश्न आता है, इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं। तो आपका उत्तर होगा विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम का है, अगर ये बात पूछी जाए। मिलाने में प्रश्न आते हैं और आप कई बार गलत हो जाते हैं। विशाखापत्तनम है आपका आंध्र प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, और कौन से हैं जो पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं? तो आपका उत्तर होगा, बहुत बंदरगाह हैं, जैसे कोलकाता है, सॉरी, कोलकाता। कोलकाता है आपका। हल्दिया है आपका, ये ध्यान रखना है। हल्दिया। पारादीप है उड़ीसा में, ये ध्यान रखना है आपको। चेन्नई तमिलनाडु, ये याद रखना है आपको। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आमों का। बात आई है आम की, तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अच्छा, आम का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान आम में उत्तर प्रदेश का है। अगर किसी विकल्प में उत्तर प्रदेश नहीं है तो दूसरा स्थान किसका है? ये भी आता है। तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश का। ये आपको याद रखना है। अच्छा, फिर कभी कभी तीसरा भी आ जाता है। तो तीसरा स्थान आपसे पूछा जाए तो आपको बिहार बता देना है। चौथा स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो आप कर्नाटक बता देना है, कर्नाटक। पांचवा स्थान आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु बता देना है, तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? नहीं वाले प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से डील करेंगे। तो ये आपका उत्तर होगा बिहार। बिहार नहीं है। अच्छा बिहार नहीं है तो कौन कौन से हैं? ये भी आपको याद रखना है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है 5 राज्यों में। और आपका मध्य प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। आपका उड़ीसा है, ये आपको याद रखना है। और आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आपको। और एक कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़।
क्योंकि पूरे 5 करने हैं। छत्तीसगढ़ है जी, छत्तीसगढ़। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है? न्यूनतम का मतलब सबसे कम घनत्व किसका है? जनसंख्या घनत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आपका उत्तर हो मंगोलिया। अच्छा, मंगोलिया इसे कैसे याद करेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में। ये आपको ध्यान रखने इसलिए महत्वपूर्ण है। और क्या क्या ऐसे भी कई देश हैं जहाँ 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो उसका नाम आपका ऑस्ट्रेलिया है। अगर 2 ना आए, 3 बार आ जाए तो आपको ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना है। आइसलैंड याद रखना है। ये इस तरीके के प्रश्न है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे नामीबिया याद रखना है, सूरी नाम याद रखना है। इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है? 77.73। तो ग्रामीण में 77.73 है, तो शहर में कितनी है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नगर में कितनी है? आपको बता देना है, उसमें 22.27 करके बता देना है आपको। 22.27। अच्छा, कई बार पूछा है कि हमारे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत में? तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है कितनी? ये भी कई बार आ जाता है। तो आपका उत्तर होगा 19,98,12,341। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसकी जनसंख्या है। आइए आगे देखते हैं। पर्यावरणीय खेती, जिसे इको फार्मिंग कहा जाता है, को नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जैविक खेती के नाम से जाना जाएगा। जैविक खेती, जैविक खेती होती है ये। जैविक खेती का मतलब है जिसमें, सॉरी, जिसमें क्या होगा? जिसमें रसायन खादों का उपयोग ना किया जाए। रसायन खादों का उपयोग ना किया जाए, रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल ना किया जाए, रासायनिक घोलों का इस्तेमाल ना किया जाए, यानी रासायनिक तरल का इस्तेमाल ना किया जाए, रासायनिक ठोसों का इस्तेमाल ना किया जाए। ये आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित देशों में से किन देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी भूमध्य रेखा किन में गुजरती है? तो आपका उत्तर है ब्राजील से गुजर, कोलंबिया से गुजरती है, यहाँ से केन्या से गुजरती है, और इंडोनेशिया से गुजरती है। ये आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न है आपका, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? रबी फसल में कौन कौन सी उगाई जाती है? गेहूं, सरसों, चना। ये रबी की फसलें हैं। मतलब रबी की फसलों के बारे में आप देखें, रबी, तो रबी की कौन सी है आपकी? इसमें बता रहे हैं, जैसे गेहूं है, चना है, सरसों है, ये। अच्छा, खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं? ये भी पूछा जा सकता है। खरीफ फसलें, इसी के साथ इसको भी क्लियर कर लेते हैं। खरीफ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको चावल बता देना है, चावल बता देना है। आपको मक्का बता देना है, आपको बाजरा बता देना है, बाजरा। ये सब खरीफ की फसलें हैं। अच्छा, जायद की फसलें भी आती हैं। जायद फसलें कौन कौन सी हैं? ये भी आपको याद रखना है। मैंने कई बार आपको बताया है, मगर फिर भी चलो। तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है,
ये आपको ध्यान रखना है, ये जायद की फसलें हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, भारत में टुंडा जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? टुंडा जलवायु, तो इसका उत्तर है आपका लद्दाख में पाई जाती है। अच्छा, लद्दाख के अलावा और कहाँ पाई जाती है, ये भी प्रश्न हो सकता है, तो इसे भी क्लियर कर लीजिए आप। कश्मीर में पाई जाती है, कश्मीर में, इसको आप ध्यान रखिए। अच्छा, कश्मीर के अलावा और कहाँ पाई जाती है? हिमालय के कुछ भागों में पाई जाती है। हिमालय के कुछ भाग, ऐसे याद कर लीजिए, कुछ भाग हैं, वहां पाई जाती है। और ये पाई जहाँ पाई जाती है वहाँ तापमान कितना होता है? तापमान के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वहाँ का तापमान कितना होता है, तो आपको बता देना है 10 सेंटीग्रेड से कम होता है, कम। ये आपको ध्यान रखना है। और वहाँ जब तापमान कम होता है तो क्या होता है? शीतकाल होता है। शीतकाल होता है तो हिमपात होता है। हिमपात होता है तो हिमपात की वर्षा होती है। और वर्षा होती है तो क्या होता है? एकदम से वहाँ ठंडा मरुस्थल बन जाता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा स्थल हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? आपका उत्तर होगा 1967 से 1990 तक। ये प्रश्न हो सकता है। अच्छा, ये जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ कहाँ हुआ? तो ये कई बार आपको ध्यान से बता दें, प्रश्न आ सकता है। आपका पंजाब में प्रारंभ हुआ, हरियाणा में प्रारंभ हुआ, और उत्तर प्रदेश के जो कुछ भाग थे, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हुआ। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, पूछा जा सकता है कि जो हरित क्रांति है उसके जनक कौन थे? ये जनक पूछा जा सकता है। तो आपको जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे एम एस स्वामीनाथन। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये भारत में है, विश्व के जनक कौन है? तो आपको उत्तर देना है नॉर्मन बोरलॉग। ये आपको ध्यान देना है। ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर होगा भोपाल से गुजरती है। आइए आगे देखते हैं। आगे और लास्ट प्रश्न है, इसको अच्छे से देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से 10 डिग्री चैनल से अलग अलग किए गए, किसको अलग किए गए 10 डिग्री? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ये 10 है, तो नौकाएं है, नौक का उल्लेख किसमें है? मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप। मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 8वें में क्या है? 8 डिग्री किसको अलग करता है? ये भी यहीं तक क्लियर कर लेना है। तो आपका उत्तर होगा मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव एवं मिनिकॉय, ये अच्छे से आप ग्रहण कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट, एकदम लास्ट प्रश्न है, और इसको हमेशा अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है। विश्व में सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला देश कौन सा है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है आपका कनाडा। अब कनाडा है तो कनाडा में क्या होगा? कनाडा में क्या क्या पूछा जाएगा ये तो ध्यान दे लो। कनाडा में बहुत प्रश्न आए हैं, तो कनाडा की राजधानी पूछी जा सकती है आपसे, तो आप कैसे बताएंगे? बहुत बढ़िया करेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, राजधानी बताएंगे आप, बहुत प्यारी राजधानी। और आपको बताना है ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। अच्छा, राजधानी है तो ये राजधानी है कहाँ पर, किस नदी के किनारे? उस नदी का नाम आ जाए तो आपको बताना है सेंट लॉरेंज, एक नदी है, उसके किनारे
ओटावा बसा हुआ है। कनाडा की राजधानी ओटावा सेंट लॉरेंस नदी पर बसी हुई। साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।